हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके 8वीं क्लास के इतिहास विषय के बारे में बातचीत कर रहे थे और अपन ने आपका तीसरा पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। आज आपके चौथे पार्ट की बात करेंगे जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इससे पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट, आप जैसे यूट्यूब ओपन करोगे तो वीडियो के बाद में प्लेलिस्ट लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको जाना है प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आपको जिस क्लास की, जिस सब्जेक्ट की देखनी है उसके ऊपर क्लिक करें। अब जैसे अपन इतिहास की बात कर रहे हैं तो आपको इतिहास वाले पे क्लिक करना है और आपको क्रमानुसार सारे वीडियो दिए हुए, थंबनेल बने हुए हैं, यानी ऊपर ये जो आपको दिखते हैं ना, ये इस तरीके के ये बने हुए, तो ये सारे बने हुए, उनको आप क्रमानुसार देखें। और आज इस वीडियो में अपन आपके चौथे पार्ट की पहली क्लास लेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। तो मिलेंगे क्या, अभी मिलना ही है। चलो शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही है। और हाँ, फ़ोन को लैंडस्केप कर लेना। लैंडस्केप मतलब है आड़ा, क्वालिटी बढ़ा लेना। और जो इसकी क्या बोलते हैं वॉइस है वो आपके मोबाइल की तेज़ कर लेना। अगर मोबाइल की वॉइस तेज़ नहीं है तो कानों के अंदर एयरफोन यूज़ कर लेना। अगर एयरफोन नहीं है तो ऐसी जगह बैठ जाना जहाँ पे आपके भाई बहन कोई भी चिल्लाता नहीं हो, आराम से आप पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो मैं पाठ को कर रहा हूँ शुरू। आप अपनी किताब निकाल लीजिए और एक पेन लेके आराम से बैठ जाइए। चलो, पाठ का नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। चलो इस कल्पना को करते हैं पूरा। 1895, कौन सी डेट है? 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमता देखा गया। अब ये कोई बिरसा नाम का व्यक्ति है जो झारखंड के गांवों और जंगलों के अंदर छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वहां पे इसको घूमते हुए देखा गया। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। चमत्कारी शक्तियां का मतलब है उसके पास में कोई चमत्कार है, पावर है, जादू है। ठीक है, वे सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। ये मिथ्या है, मतलब ऐसी कहानियां बनी हुई कि भाई साहब उसके पास में ऐसी शक्ति थी कि जो लोगों के दुख दर्द दूर कर देता था। और भाई साहब अनाज की किसी के पास छोटी सी वो ढेरी बन रखी है तो वो यूं छू, जंतर मंतर छू, डबल, तो मतलब ये लोग कहते हैं कि दुगनी हो जाती थी। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया कि उससे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनकी मतलब उनको दीकुओं का मतलब है बाहरी। दीकू जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या? देखो देखो, इसने क्या कहा है कि दीकुओं की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और वे उसे भगवान मानते थे और उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्या दूर करने आया है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? बिरसा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बिरसा की बात कर रहे हैं। बिरसा कौन है? अब भाई साहब बिरसा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है। जैसे मैं लक्ष्मण हूं तो मेरा नाम लक्ष्मण है, उसी प्रकार एक व्यक्ति है बिरसा। अब इस बिरसा को लोग यूं कहते हैं कि हमने इसको 1895 में पहली बार कहां देखा? झारखंड में देखा। कहां देखा? झारखंड के जो जंगली क्षेत्र है, या फिर ऐसे कहें कि छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है उसके अंदर देखा। अब ये जो भाई साहब बिरसा था, इस बिरसा के पास में चमत्कारी शक्तियां थी। क्या था इसके पास में? इसके पास में था चमत्कार, छोटे मोटे चमत्कार करता था। तो उस जमाने में लोग बेचारे सारे के सारे अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे। अपन ने जैसे कि पिछले पार्ट में पढ़ा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने भारत को गुलाम वगैरह बनाया, वो सारी चीजें। ठीक है, तो इन्होंने भी, दीकू जो लोग थे, आदिवासी जो लोग थे, वो भी गुलामी तो थे ही। तो ये जैसे जैसे चमत्कार करता था तो लोगों को लगता है कि भाई साहब अपना भगवान यही है और ये अपने को इन लोगों से, या जो बाहरी, दीकू का मतलब है बाहरी लोग, जैसे कि अपन ने यहाँ पे पढ़ा दीकुओं का मतलब है बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए आया है। और जैसे उसको मान्यता मिली इस बात की कि भाई साहब ये भगवान है, तो इस बिरसा ने भी ऐलान कर दिया कि भगवान ने मेरे को भेजा है। इसने क्या कहा
कि बिरसा ने खुद ऐलान कर दिया कि भगवान ने मुझे आप लोगों की रक्षा करने के लिए भेजा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था और यह एक जनजातीय समूह था। बिरसा का जो जन्म है वो एक मुंडा परिवार में हुआ था, इसलिए इसको कहते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा का जो जन्म है वो एक मुंडा परिवार में हुआ था और मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुरी क्षेत्र में रहता है। तो वापस मैं बता दूं आपको, बिरसा का जो जन्म है वो कहां पे हुआ? बिरसा का जो जन्म है वो होता है कहां पे? ये होता है आपके मुंडा परिवार में। कहां होता है? मुंडा परिवार। और मुंडा परिवार जो है वो क्या है? एक जनजाति समूह है। जनजाति में समझते हो? जनजाति समूह, जनजाति समूह। और कहां है ये जनजाति समूह? ये छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में। तो जनजाति समूह वो होता है जो जंगलों के अंदर रहते हैं, जैसे आदिवासी लोग। आज के जमाने में अगर अपन शब्द का प्रयोग करें तो उसे कहेंगे आदिवासी क्षेत्र। जैसे अपने राजस्थान में बात करें तो आदिवासी क्षेत्र है आपके उदयपुर के दक्षिणी भाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आ जाता है। तो इन क्षेत्रों को वर्तमान में अपन कहते हैं टीएसपी क्षेत्र, ठीक है ना, टीएसपी क्षेत्र। तो इन जनजातीय समूह में इसका जन्म हुआ था। आपको जनजातीय से इतना ही मतलब रखना है कि वे लोग जो जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव थे। यानी बिरसा के समर्थक के इलाके में अगर दूसरे आदिवासियों की बात करें तो वो कहते हैं कि भाई संथाल और उराव भी शामिल है। ये सभी अपने आसपास या आ रहे बदलावों और अंग्रेजों के शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थी। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। अब मोटा मोटी ये बात आई क्यों? देखो, मोटा मोटी ये बात इसलिए निकल के आई क्योंकि अंग्रेज लोगों ने कब्जा कर रखा था, तो जंगलों पे भी कब्जा कर लिया। और जंगलों में कौन रह रहे? आदिवासी। तो इन आदिवासियों को टेंशन हो गई कि भाई साहब अंग्रेजों ने कब्जा तो कर लिया, भारत के ऊपर किया सो किया, अब जंगलों के ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे वो जंगलों को नष्ट कर रहे, क्योंकि उन्हें अपनी फैक्ट्रियां बनानी थी तो जंगल काटने पड़ेंगे, उन्हें खेती करनी है तो जंगल काटने पड़ेंगे, ठीक है, उन्हें कोई उपजाऊ सामग्री उगानी है तो भी जंगल काटने पड़ेंगे, या जंगलों से कोई फल फूल इकट्ठे करने हैं तो भी जंगलों को ऊपर पाबंद या जंगलों के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। तो इससे क्या हुआ, जो आदिवासी लोग थे उनकी जो संस्कृति या उनकी जो जीवन पद्धति थी वो धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो रही थी। आगे देखो, बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जाता था वे बाहरी लोग कौन थे? देखो, बाहरी लोग कौन थे? तो वो सारे के सारे लोग जो थे वो अंग्रेज थे, ठीक है ना। इन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदला? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों के ऊपर विचार करेंगे, ठीक है ना। इस पूरे पार्ट के अंदर अपन ये सारी की सारी चीजें देखेंगे कि दीकू कौन थे, अंग्रेजों ने क्यों गुलाम बनाया इन लोगों को, या फिर जंगलों के ऊपर कब्जा क्यों कर लिया, बिरसा मुंडा है वो क्या चाहता है, वो सारे के सारे सवाल है वो इस अध्याय से अपन जानेंगे, ठीक है। बढ़िया है ना, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत ना है ना। चलो, पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा। ज्यादातर कबीलों और रीति रिवाजें और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं होता। देखो, आदिवासी क्षेत्र के सामाजिक संबंध और अपने सामाजिक संबंध जो होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। यानी उनके रीति रिवाज, उनकी सामाजिक संस्कृति बहुत भिन्न होती है, अपनी भी बहुत भिन्न होती है। उनके अलग, अपने अलग। अगर उनकी संस्कृतियां देखनी है तो आप फ्री बैठे हैं तो यूट्यूब के ऊपर फालतू की वीडियो देखने के बजाय आप ये चीज देख सकते हैं कि आदिवासी संस्कृति या फिर आदिवासियों के त्योहार, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको बड़े ही गजब के त्योहार देखने को मिलेंगे। देखो, अभी क्या है कि आप लोगों का पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट कम रहता है। आप क्या है कि फ्री बैठे हैं तो चलो कोई गेम खेल लेते हैं, वो पता नहीं कौन कौन सा ऐसे वो दबाते रहते हो, खेलते हो क्या, फ्री फायर है, पता नहीं क्या क्या नाम है उनके। तो ऐसे आप डिसिम बहुत सारे गेम खेलते हो। तो उससे अच्छा है कि आप मतलब अच्छी अच्छी चीजें देखो।
अब जैसे क्लास में पढ़ते हो या कोई आपका टीचर है वो आपको बताता है कि ये इस तरीके से होता है, तो वापस आके उस चीज को आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, आपको एक नहीं उसके बदले 3-4 जानकारियां और मिल जाएगी। इसलिए हमारे को जिज्ञासु बनना है। जिज्ञासु का मतलब है जानने की इच्छा रखने वाला, हर चीज अपने को जानने की इच्छा होनी चाहिए अंदर। ऐसा नहीं गेम से क्या क्या जीत लोगे, कुछ मिलेगा क्या आपको? मतलब आप आज गेम खेल रहे हो मोबाइल के अंदर या कुछ वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, मिलेगा क्या? क्या कुछ मिल रहा है? मैं इतने दिन देख लिए, पीछे कुछ मिला क्या? मिला हो तो मेरे को बताओ, मैं भी देखूं। तो इसलिए फालतू के नहीं दे रहे, जो चीजें अपन पढ़ते हैं उसको सर्च करो। अब हर चीजें संभव नहीं होती कि पूरा पूरा आपके अंदर उड़ेल दिया जाए, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये ज्ञान बहुत अथाह सागर भंडार है, इसमें आपको धीरे धीरे डुबकियां लगानी, तो हमेशा चीजों को कैप्चर करते जाओ, ठीक है। अब देखो, उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। देखो अब ये डोंगरिया क्या है? उड़ीसा एक राज्य है भारत का, और उड़ीसा के अंदर जो जनजातीय लोग रहते हैं उनको कहा जाता है डोंगरिया। जैसे अपने भील, भीलों में भी बहुत सारे ग्रासिया और क्या कौन कौन सी होती है, भील होगी, ग्रासिया हो गई, और रेगारी, ऐसा करके कुछ और भी है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग आदिवासी समुदाय है, ठीक है ना। तो कंद कबीले की महिलाएं हैं जो बाजार जा रही है। अब देखो इनके पहनावा भी बिल्कुल अलग है, अपने से बिल्कुल अलग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जनजातीय समूह किस तरीके से जीते हैं? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। अब ये बहुत मजेदार चीज है झूम खेती। झूम खेती में पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, एक बार क्या हुआ कि मैं ट्रेनिंग, मेरी बीएड की ट्रेनिंग थी उदयपुर के अंदर, बिकरणी बिकरणी कोटड़ा तहसील के अंदर, ठीक है। तो वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली थी। वैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर है, तो मैंने एक बार हम वैसे ही वहाँ कहीं घूमने गए थे, तो ऐसे ही स्कूल में चले गए, बड़ी स्कूल थी 12th तक। तो वहाँ गए तो कोई टीचर था ही नहीं उस स्कूल में, 12वीं तक स्कूल थी, और लगभग स्टूडेंट उस ज़माने में लगभग 2019-20 का सत्र था, और उस ज़माने में वहाँ स्ट्रेंथ लगभग थी 550 के आसपास बच्चों की स्ट्रेंथ थी, और लेवल 2 का वहाँ पे कोई टीचर ही नहीं था, यानी छठी से लेके 10वीं तक या 11वीं-12वीं का कोई वहाँ पे पढ़ाने वाला टीचर था ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो टीचर थे वो केवल पहली से 5वीं तक पढ़ाने वाले थे, या फिर एक आध कोई हिंदी का था, और हाँ हाँ हिंदी का ही था, ठीक है ना। तो वो सिर्फ छठी से 10वीं तक पढ़ाने, छठी से 8वीं तक पढ़ाने के थे, ठीक है। तो वहाँ कोई टीचर थे ही नहीं। तो हम लोग और मेरा फ्रेंड एक था, तो हम उधर गए थे, तो पूछा कि भाई टीचर तो कोई है ही नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई 28 दिन को अपने को इंटर्नशिप मिलती है, तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं। तो वो उदयपुर से लगभग 70-80 किलोमीटर बाहर पड़ता है मेरे हिसाब से, गाँव काफ़ी दूर पड़ता है उदयपुर से। तो हम लोग वहाँ पे गए, और वो गाँव पूरा पूरा आदिवासी क्षेत्र था, पूरा आदिवासी, और वहाँ की पूरी कल्चर वगैरह वगैरह सब आदिवासी क्षेत्र की जैसी थी, ठीक है। तो वहाँ लोगों को वहाँ जो लोग खेती करते हैं ना, उसे झूम खेती कहते हैं। तो वहाँ मैंने किसी विद्यार्थी को डाला, क्लास 12th के अंदर था ये चैप्टर कृषि वाला। तो वहाँ मैंने एक स्टूडेंट को टेस्ट के अंदर डाला कि झूमिंग कृषि किसे कहते हैं तो उसने क्या आंसर लिखा पता है? कि झूम झूम करके की जाने वाली कृषि को झूमिंग कृषि की जाता। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये झूम झूम के ये कृषि की कैसे जाती है, ठीक है ना। तो देखो अब झूमिंग कृषि का मतलब क्या होता है कि आदिवासी कृषि है। ये झूमिंग कृषि जो है वो एक प्रकार की आदिवासी कृषि है। होता ये था कि पहले जमाने में आदिवासी क्या करते थे, एक खेत के ऊपर कृषि करते थे, जंगल वगैरह जो भी था उसको साफ कर देते, काट देते थे, काट के उसको जला देते थे, और जली हुई जो राख होती थी उसको खेत के अंदर बिखेर देते थे, ठीक है। खेत में बिखेर दिया, खेत में बिखेर देने के बाद में क्या करते थे, वहां कृषि कार्य करते थे। 1 या 2 साल तक खेती करते थे लगातार, और जैसे ही उस खेत के अंदर धान उपजना कम हो जाता था, तो वो क्या करते थे, उस खेत को छोड़ देते थे, और आगे जो नया क्षेत्र है उसमें वही प्रक्रिया अपनाते थे। जितने पेड़ थे सब काटो, काट के उनको जलाओ, जला के उनकी राख को पूरे में बिखेर दो, और फिर वापस वहीं खेती करो। और वैसे उसी खेत में धान कम उपजना शुरू होता था, तो उस खेत को बंद कर देते खेती करना, आगे वाले खेत में चले जाते थे। तो ऐसी प्रक्रिया वो स्टेप बाय स्टेप खेतों के अंदर अपनाते रहते थे, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है झूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, और ये एक प्रकार की आदिवासी कृषि है। अब अपन पढ़ लेते हैं इसके अंदर। देखो हाँ, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतु खेती, झूम खेती को घुमंतु खेती कहा जाता है, ठीक है ना। झूम खेती को कैसी खेती कहा जाता है? घुमंतु खेती कहा जाता है। और इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी।
ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस को जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जले पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे और उस राख में पोटास होता था और जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन के ऊपरी सतहों को खुरोच देते थे। वे खेतों को जोतते और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। ध्यान रखना, इसमें क्या करते थे, ये खेत के अंदर बीजों को डायरेक्ट बिखेर देते थे। ऐसे रोपना खुरचना ऐसा कुछ नहीं होता था, वो डायरेक्ट बिखेर देते थे। ठीक है, जब एक फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वो दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहां से उन्हें अभी फसल काटी थी वह जगह कई सालों के लिए परती छोड़ दी जाती थी। परती का मतलब है ऐसी भूमि जो कई सालों से बोई नहीं गई हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइड में कि कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाने वाली जो जमीन होती है उसे ही कहा जाता है परती जमीन, ताकि उसकी मिट्टी है वो दोबारा उपजाऊ बन जाए, उसे कहते हैं परती भूमि। और अपने मारवाड़ में इसको कहा जाता है पड़त। ठीक है, घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय जंगली पट्टियों में रहते हैं। देखो, घुमंतु किसान जो है मुख्य रूप से पूर्वोत्तर यानी पूर्वी जो राज्य है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और ठीक है मध्य भारत, जैसे कि अपने मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय के पहाड़ी के क्षेत्र आते हैं ना, वहां पे ये निवास करते हैं। ठीक है, तो मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र पर्वतीय जंगली पट्टियों में रहते हैं। इन आदिवासी समुदायों की जंगली जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आजावही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे इसी तरीके से घुमंतु खेती करते थे। तो ये आपको समझ में आ गया कि घुमंतु खेती क्या होती है। ठीक है, अब है साल एक प्रकार का वृक्ष होता है। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है और यह शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, ये मैं आगे कहीं शब्द आएंगे तो अपन देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, साल एक प्रकार का पेड़ का वृक्ष होता है। ठीक है ना, लेकिन महुआ जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आदिवासियों के लिए क्या होता है कि आदिवासी लोग दिन भर खेत में काम करते हैं, काम करने के बाद में ये थक जाते हैं, तो अब बियर बाट मिलाने के लिए वो बाजार तो जाते नहीं क्योंकि जंगल के अंदर रहते हैं। तो इन्होंने एक आइडिया लगाया कि भाई साहब अपन ऐसा एक शरबत बनाए जो अपने को आसानी से मिल जाए। अब रोजाना मार्केट तो जा नहीं सकते दारू की बोतल लाने के लिए, तो इन लोगों ने अपनी शराब जो बनाई वो बनाई थी आपके इस पेड़ के फूल से जिसका नाम है महुआ। और महुआ जो है वो एक प्रकार की देशी शराब है। महुआ एक पेड़ है, मैं आपको पिक्चर बताऊंगा, मेरे पास पिक्चर है। मैं जब उदयपुर में था तब इसके वृक्ष देखे थे मैंने। मैं बताऊंगा आपको अगले वाली जब क्लास होगी ना, तब मैं आपको इसका फूल बताऊंगा। तो वो क्या करते हैं, उन फूलों को इकट्ठा करके एक मटकी के अंदर डाल के, या उनकी जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो सड़ा गला करके उनका क्या करते हैं, एक देशी दारू बनाते हैं। और वो भाई साहब बड़ी खतरनाक होती है, जबरदस्त तरीके से पीने के बाद में भाई साहब आदमी की बैंड बज जाती है। मैंने ट्राई नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है। तो महुआ एक प्रकार का एक पेड़ है, वृक्ष है, जिसके फूल से आदिवासी लोग अपनी शराब बनाते हैं। इतना आपको याद रखना है। चलो आगे देखें। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। अब जो आदिवासी थे कुछ तो शिकारी थे, कुछ संग्राहक थे। शिकारी का मतलब है तीर बाण चलाने वाले, और संग्राहक का मतलब है चीजों को इकट्ठा करने वाले। ठीक है, बहुत सारे इलाके में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादकों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोड़ समुदाय, ध्यान रखना, उड़ीसा का जो जंगल है उसके अंदर जो आदिवासी क्षेत्र रहता है उसका नाम है खोड़ समुदाय। इसी तरह का एक समुदाय था। खोड़ समुदाय एक प्रकार का शिकारी और संग्राहक समुदाय था, यानी वो लोग शिकार करते थे और चीजों को, कंद मूल फल फूल को इकट्ठा करते थे। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीज का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों को चमड़ा कारीगरों और कपड़ों व चमड़ों की रंगाई के लिए कुसुम और पलास, देखो यहां देख लेते हैं, डोंगरिया डोंगरिया, और ये देखो ये खाना पकाने के लिए साल के वृक्ष और महुआ के बीजों का उपयोग करते थे। तो ये हो गया इसका। देखो डोंगरिया कंद, कबीले की औरत पंडानू की पत्ती इकट्ठा करके ला रही है और इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाती थी। देखो आपने कई बार ऐसे देखा होगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वहां जो भोजन दिया जाता है वो थालियों की बजाय पत्तों में दिया जाता है। ऐसा आपने देखा होगा कहीं पे। तो वो जो पत्ते होते हैं वो आदिवासी समुदाय जो है वो जंगलों से इकट्ठा करके मार्केट में बेचते हैं। ठीक है,
और देखो ये महिलाएं जा रही है, इनके पीछे एक कुत्ता चल रहा है, और देखो महिलाएं भी है वो बिल्कुल कैसे लग रही है, पुरुष जैसी लग रही है। यहाँ जो महिलाएं हैं वो कैसे लग रही है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि देखो कंद कबीले, कंद कबीले, कंद कबीले का मतलब है मतलब बिल्कुल हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट। आप एक इन महिलाओं को देखो और एक अपने शहर की और गांव की लड़कियों को देखो, डिफरेंट है ना। अपने शहर की लड़कियां जो होती है पतली पतली सी मड़ी मड़ी सी होती है और ये देखो इधर इनको, तो इनके जो शरीर की बनावट और शहर के लड़कियों की शरीर की बनावट और गांव के लड़कियों की शहर की जो बनावट है वो सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है। और देखो इनके आगे शब्द भी लिखा गया है कि कंद कबीले, कंद का मतलब है हष्ट पुष्ट, ठीक है। और ये एक आध झापड़ रख दे अपने तो भाई साहब अपना तो भोगना घूम जाए है ना। आगे देखो के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोड़ समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, तो कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चला जाता था। अब देखो जो आदिवासी समुदाय है ये लोग अपना एक बाजार लगाते हैं, और इस बाजार के अंदर जो वस्तु विनिमय होता है, आपने कहीं ना कहीं किसी भी क्लास में पढ़ा होगा वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब है कि वस्तु के बदले वस्तु देना। जैसे देखो यहां एक चीज लिखी, कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था। चीजों की अदला बदली का जो मामला सेटलमेंट होता है वो होता है वस्तु विनिमय व्यापार प्रणाली के अंदर। देखो आज के जमाने में अगर आपको कोई चीज चाहिए, भाई मेरे को ये पेन चाहिए, तो मैं कहां जाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा, पैसे दूंगा और ये पेन खरीद के लेके आऊंगा। या मेरे को ये बोलने वाला जो माइक है ये चाहिए, तो मैं मार्केट में जाऊंगा, पैसे दूंगा और माइक खरीद के लेके आ जाऊंगा। तो वर्तमान में जो व्यापार की प्रक्रिया है वो है मुद्रा विनिमय। कैसी है, मुद्रा, मुद्रा विनिमय, यानी चीज के बदले पैसे देना, ये तो हो गया मुद्रा विनिमय। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, पैसे इतने लोगों के पास थे नहीं। क्या नहीं थे, पैसे थे नहीं, तो लोग क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु खरीदते थे। जैसे कि मेरे को पेन की आवश्यकता है, ठीक है, और मेरे पास बोतल पड़ी है, ठीक है, मेरे को इस बोतल की कोई जरूरत नहीं है। आप उधर बैठे हो सामने, आपको बोतल की जरूरत है लेकिन पेन की जरूरत नहीं है, तो मैंने बोतल आपको दे दी और आपने मेरे को पेन दे दिया, तो मेरे को पेन की आवश्यकता पूरी होगी और आपकी बोतल की आवश्यकता पूरी होगी। तो इस तरीके से जो व्यापार की प्रणाली होती है, इस तरीके से जो व्यापार की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं वस्तु विनिमय, ठीक है। तो इन लोगों को जैसे किसी को चावल की जरूरत होती थी, किसी को गेहूं की जरूरत होती थी, तो गेहूं वाला है वो चावल खरीद लेता था और चावल वाला है वो गेहूं खरीद लेता था। तो ऐसी प्रक्रिया जो है वो आदिवासी क्षेत्रों में होती है और उसको कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे, और कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर भी थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। अब ये लोग बेचारे जंगल में रहते थे। अब ये बात आएगी धीरे धीरे अंग्रेजों के शासनकाल की तरफ, कि ये लोग जो जंगलों में थे, काम करते थे, तो होता ये था कि इनको जैसे जंगल के अंदर कोई उपज नहीं मिली है तो इन लोगों को मजबूरन अपने घर से दूर काम के लिए जाना पड़ता था। कोई लोग किसी के खेत में काम करने जाता था, कोई लोग सड़क के ऊपर मजदूरी करने जाता था, कोई लोग किसी दूसरे व्यक्ति के घर पे साफ सफाई के लिए करने जाता था। तो इस तरीके से, लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत का बेंगा और बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। अब देखो मध्य भारत में एक समुदाय था जिसका नाम है बेगा समुदाय है। कौन? आदिवासी समुदाय जिसका नाम है बेगा। बेगा जो है वो औरों के लिए काम करने के लिए कतराते थे। कतराते का मतलब उनको बड़ा ऐसा लगता था कि हम दूसरों के आगे अपन काम नहीं करेंगे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। बेगा कहते थे इस जंगल के बाल बच्चे अपनी है, ठीक है, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते हैं। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। बाकी जितने भी आदिवासी थे वो सारे गांव को छोड़कर या अपने जंगल को छोड़कर शहर की तरफ जाकर के मजदूरी करते थे पेट पालने के लिए। लेकिन एकमात्र समुदाय ऐसा था जिसका नाम है बेगा। क्या नाम है? बेगा। कैसा समुदाय? बेगा समुदाय, जो कि अपने मध्य भारत में रहता था। मध्य भारत का इलाका जैसे ये आपको दिख रहा है, ये जो देखो ये वाला क्षेत्र मध्य भारत, ये तो पहाड़ी क्षेत्र हो गया। जैसे देखो यहाँ पे बेगास, तो मध्य भारत के अंदर एक जनजाति समुदाय रहता था बेगा, और उसका फेवरेट डायलॉग था पुष्पराज साला झुकेगा नहीं। उनका क्या डायलॉग था कि पुष्पराज साला झुकेगा नहीं। कहने का मतलब ये था कि वो लोग कहते थे भाई साहब अपन जंगल की संतान है और अपने को जिंदा रहने के लिए केवल और केवल जंगल की उपज पर ही निर्भर रहना है।
यानी जंगल में जो चीजें पैदा होगी, जो भी फल फूल आएंगे वो खाएंगे, मजे करेंगे। दूसरों के आगे अपन काम नहीं कर सकते। पुष्पराशाला झुकेगा नहीं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जनजाति जो है वो दूसरों के आगे काम करने से कतराती थी, या वो ऐसे मानते थे कि अगर अपन दूसरों के आगे काम करेंगे तो अपना अपमान गिर जाएगा। तो वो थी बेगा जनजाति। वो कहती भाई साहब दूसरों के आगे काम करेंगे तो अपना भाई साहब अपमान हो रहा है। तो ये थोड़े बहुत समझदार थे। और दूसरा देखो ये मैप दिख रहा है आपको, इस मैप के अंदर सभी जनजातीय नाम दिए हुए। जैसे देखो अपने राजस्थान में देखो सहरिया जनजाति रहती है, ठीक है, और ये भील रहती है। तो देखो भील कहाँ है, दक्षिणी राजस्थान में। और देखो, और ये देखो सहरिया कहाँ है, उत्तरी राजस्थान। देखो यहाँ अपने कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, ये नागौर और जयपुर और इसके आसपास वाले इलाकों के अंदर। उसके बाद में देखो गुजरात में बात करें तो वान, गुजरातवा। इधर देखो ये नागा, ये खासी, ये रियांग, हुजुंग, संथाल, अनुरा, मुर्जा, बोंडा, कंडा, कोया, सहोरा, खोड, कोया, बंजारा, गोड, माला, रूलर, ये सब सब जनजातीय लोग हैं, ठीक है ना, जो आदिवासी लोग कहलाते हैं। ये चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। उसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। और इस तरह बाजार में वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिया जावे महाजन और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों का जड़ मानने लगे। अब हुआ ये कि आदिवासी लोग बेचारे जंगलों में काम करते थे। धीरे धीरे वो जंगलों से जैसे ही बाहर निकले तो उनके खिलाफ, उनके ऊपर शोषण होने लगा। वो कोई चीज मार्केट में बेचते थे तो वो कम पैसे में बिकती थी, और उन्हें किसी भी बीमारी या, अब घर होता है तो हर किसी न किसी प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उनको पैसे भी लिए जाते थे ना, जिससे पे ब्याज से लोग लेते थे। तो वो क्या करते थे, उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते थे। तो ऐसे करके बेचारे वो धीरे धीरे और गरीब होते चले गए, ठीक है ना, और वो और ज्यादा मुसीबत में पड़ गए। तो इसलिए ध्यान रखना, लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे। कौन, आदिवासी लोग। आदिवासी लोग कहने लगे कि भाई साहब अपन ने जिससे पैसे उधार लिए हैं वो बहुत ज्यादा पैसा ले रहा है, या बहुत ज्यादा ब्याज ले रहा है, या फिर उनको बंधुआ मजदूरी करवा रहा है। आज भी आप देख लीजिए, जिसके पास पैसे नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, क्या वो इंसान नहीं है? आप हॉस्पिटल में चले जाओ या किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जिसके पास पैसे नहीं, जो गरीब है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बहुत गलत है, इस चीज में सुधार होना चाहिए, और ये सुधार तब होगा जब आप शिक्षित होंगे। आगे बढ़े। कुछ जानवर पालते थे। अब जो आदिवासी थे वो कुछ जानवर भी पालते थे, ठीक है ना, जानवरों का भी पालन करते थे, पर पानी नहीं है, ठीक है, क्लास कंप्लीट करके पिएंगे। कुछ जानवर पालते थे। तो बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे, जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहां जाते थे। अब देखो कुछ आदिवासी जो थे वो चरवाहे थे। चरवाहे का मतलब है भेड़ चराने वाले लोग थे। तो वो अपने साथ पशुओं को भी क्या बोलते हैं, जानवर पालते थे और अपने साथ इधर से इधर लेके जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, कौन से लोग, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। और कुल्लू के गद्दी समुदाय, कुल्लू मनाली जो है ना आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहां पे के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। और कश्मीर के बकरवाल भी जो है वो बकरियां पालते थे। और अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि 9वीं क्लास के अंदर आप इनका भरपूर रूप से अध्ययन करेंगे। तो यहां आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि वन गुज्जर तो थे जो कहां के थे, हाँ, वन गुज्जर कहां के हैं, पंजाब, ये लो पंजाब। उसके बाद में आंध्र प्रदेश के कौन है, आंध्र प्रदेश के जनजातीय लोग कौन है, लबाड़िया, ठीक है। और उसके बाद में कुल्लू, कुल्लू जो है वो कुल्लू के गद्दी, कुल्लू मनाली के कौन है, कुल्लू के कौन है, गद्दी। और कश्मीर के कौन है, बकरवाल, जो बकरियां पालते थे। आपने पश्मीना शॉलें पढ़ी होगी 7वीं क्लास में, या फिर 6th क्लास में भी पढ़ी होगी।
ठीक है, तो ये जनजातीय समुदाय है। आगे पढ़े। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। देखते हैं क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार की समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासी और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम में और मर्द औरत के बीच काम के बंटवारे से चलती है। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बेगा और खोड़ समुदायों के बीच में बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं कि चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूंठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल किया जाता था। औरतें सागों, इमली और मशरूम यानी कुकुर मुत्ता आदि फल बीन कर लाती थी। बेगा औरतें यहाँ तो वे केवल झाड़ियाँ या कंद इकट्ठा करती थी, महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। जो बेगा जनजाति है वो बहुत अच्छे शिकारी माने जाते थे। वैशाख में जंगलों को जलाया जाता था। ये मतलब महीने, वो अपने चैत, वैशाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रवा वो होता है ना, तो चैत में हैंग लोग शिकार टेकता, ठीक है, और वैशाख में सब जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी जेठ में क्या करते थे? बुआई करते थे और शिकारी शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कवार में फलियां आने लगती थी। कार्तिक में कुटकी फट जाती थी। अंगन में सारी फसल तैयार हो जाती थी। फूस में फटकन किया जाता था। फटकन आपने 6 क्लास की साइंस के अंदर पढ़ा होगा। ये एक पदार्थ से पदार्थों को पृथक्करण करने की विधि है। पदार्थों को पृथक्करण करने का मतलब यह है कि पदार्थों को अलग करना। जैसे फटकन का मतलब होता है जो धान वगैरह पक जाता है तो उसको ऐसे पटक के अलग किया जाता है, उसको बोल जाता है फटकन विधि किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पोष के महीने में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रहण ही जीने की मुख्य गतिविधियां होती थी। तो ये आदिवासी इस प्रकार से अपनी पूरी जिंदगी बिताते थे, ठीक है ना। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकारी के लिए ज्यादा समय मिल जाता था और क्योंकि केवल क्या होता था, क्योंकि केवल भोजन काफी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादकों की भी जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से ईंधन की लकड़ी ले जाती हुई संथाल लड़की बिहार बच्चे व अनुपस्थित करने के लिए अपनी माओ के साथ जंगल में जाते थे। देखो तो ये इस तरीके से महिला है, कितने बढ़िया दांत है इसके, ठीक है। आगे चलते हैं। और बेवड़ का मतलब होता है मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। अपने मारवाड़ में भी होता है, मेरे के बेवड़ में घोना उबा ले नहीं तो रे। बेवड़ का मतलब होता है एक क्षेत्र। बेवड़ का मतलब क्या होता है? एक क्षेत्र जो मतलब सुनसान पड़ा रहता हो या उसमें बहुत सारे जंगल या इस तरीके से झाड़ियां खड़ी हो जहाँ भेड़ बकरियों को चराया जा सकता है। आई थिंक उसे ही बेवड़ कहते हैं, मैंने भी सुना है, गाँव में बेवड़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। कितना हो गया अपना क्लास, कितना टाइम हो गया? वीडियो वगैरह क्लियर आ रहा है ना? ओके 33 मिनट की हुई है। चलो चलो थोड़ी बहुत और पढ़ लेते हैं। हाँ, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। देखो 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्होंने जमीन पर अधिकार मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों ने छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोगों औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उसके अनुयायी हो जाते थे। जो ताकतवर होते थे वो खुद की खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे, यानी दूसरों को दे देते थे कि भाई तू आजा मेरी ज़मीन पर खेती कर ले, ठीक है। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संताल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घमतू खेती करने वाले मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे और जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अगर अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना जरूरी है।
अब अंग्रेजों को ये लगता था कि ये जो जंगल में घूमने वाले लोग हैं ना, ये बहुत बर्बर है, यानी उनमें कोई दया भाव नहीं होता, ज्यादा गबगब किया तो मचका है। तो अंग्रेज ये सोचते थे कि इन लोगों को स्थायी बसावट बना करके उनको सभ्य बनाना जरूरी। सभ्य का मतलब है उनको शिक्षा देना जरूरी है, या वर्तमान समय के अंदर उनको लाना बहुत जरूरी है। आगे है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। अब आपको सबसे पहले बताना है कि औपनिवेशिक क्या होता है। अगर आपने पहला पार्ट पढ़ा है अपने इस इतिहास का, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि औपनिवेशिक क्या होता है, और पहले पार्ट के पहले ही चैप्टर की पहले ही पेज के अंदर है। बताओ आपको याद होता है? बताओ अगर आपको याद है तो इस चीज को बताओ। अगर आपने अभी तक इतने पाठ पढ़े हैं, अगर इस सवाल का अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है, और मेरे हिसाब से ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन रहता है कि रिवीजन करने का। बढ़िया आपके सामने फोन चालू करके रख दो, स्पीड बढ़ा के रख दो, अपने आप सर बोलते रहेंगे, आप सुनते रहो और आपका रिवीजन हो जाएगा। बताओ औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि भारत में औपनिवेशिक शासनकाल वॉरेन हेस्टिंग्स के काल से शुरू होता है और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में खत्म होता है। बताया था कि नहीं बताया था, है ना। और औपनिवेशिक का मतलब है किसी भी दूसरे देश के अधीन रहकर उसके राजनीतिक आर्थिक फैसले लिए जाते हैं, यानी गुलाम। ठीक है, तो देखो औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका मतलब यह है कि जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था तो इन आदिवासियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इनकी जिंदगी के ऊपर किस तरीके से खिलवाड़ हुआ, या क्या क्या चीजें बदलाव हुई, वो देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें ये बदलाव कैसे हुआ। सबसे पहले देखो आदिवासी मुखियों का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था, यानी आदिवासियों का जो भी कबीला होता था उसका एक हेड होता था, बोले तो दादाजी। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन व एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकतर अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन्न छिन्न हो गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था, ठीक है, और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। और पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों से लाचार हो गए थे। मेरी तरफ देखो, मैं आपको समझाता हूं। देखो अब ये कह रहा है कि जब भाई अंग्रेज भारत में आए तब इन आदिवासियों के साथ में क्या हुआ, आदिवासियों के जो मुखिया थे उनका क्या हुआ। देखो अंग्रेजों के आने से पहले अपने यहाँ जितने भी आदिवासी कबीले थे उनका कोई ना कोई एक मुखिया होता था, और वो मुखिया बहुत ताकतवर होता था। उसके पास अपनी पुलिस होती थी, अपने पास सारी सुविधाएं होती थी, अपनी खुद की फोर्स होती थी, और कोई ज्यादा गबागब कर दे तो उसको दंड वंड देने का काम वो आदिवासी मुखिया करता था। तो अंग्रेजों के आने से पहले तो सारा काम था उस मुखिया का, लेकिन अंग्रेजों ने अपने अलग अलग नियम बना दिए। तो अलग नियम बनाए तो ये जो मुखिया है, वो मुखिया के पास की जितनी भी शक्ति थी वो पूरी गायब। अब नियम किसके चल रहे, अंग्रेजों के चल रहे, और इनको नजराना देना पड़ता था। नजराना का मतलब ये है कि अगर आप जंगल के अंदर रहोगे और जंगल के अंदर उपजने वाली जो चीजें हैं उनका अगर उपयोग करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इनके साथ में खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ, उनके साथ में खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ, कि भाई आप जंगल में रहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जंगल के अनुसार क्या करना पड़ेगा, जंगल के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलो घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ, आगे चीजें अपन बाद में देखें ना। मैं अभी क्या कर लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, पानी पीने के बाद में इसका सेकंड पार्ट आज ही डाल देता हूँ, ठीक है ना। और इससे पहले मैं आपको आदिवासियों का एक वीडियो बताऊंगा कि आदिवासी जनजाति कैसे होती है, किस तरीके से रहती है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो चलो आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप इस पूरी जानकारी को समझिए, और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, और कुछ भी चीज़ें दोबारा देखने के बाद समझ में नहीं आई तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, पहले आदिवासी वो जनजाति का वीडियो देखेंगे, उसके बाद में आगे क्लास शुरू करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन है वो मिल जाए कि अपनी क्लास हो रही है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।